ओके बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास। देखें स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ। जी सर। सर हो रहे हैं। ओके अच्छा, आज हम लोगों ने इसका सिंटैक्स हम लोगों ने देख लिया था, सिंटैक्स पढ़ लिया था। तो कैसे जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम स्टार्ट करना है, तो ये हम लोगों ने कल कर लिया था। अच्छा, आज एक और जो नेक्स्ट है स्लाइड, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, इसका कोड लिखा था और इसमें एक लाइन सिर्फ डिस्प्ले करवा रहा है हेलो वर्ल्ड के नाम से। तो ये मतलब नेक्स्ट जो है इससे हम लोग स्लाइड देख लेते हैं। अच्छा, ये लैंग्वेज जो है जावास्क्रिप्ट, ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिविटी क्या होती है कि इसमें जो वेरिएबल का नाम फर्ज करें, जैसे हम लोग रखते हैं कीवर्ड्स होते हैं या जो फंक्शंस हैं उनके नाम, वो तमाम के तमाम जिस तरह से जो नाम होता है वो वैसे ही रखा जाता है। नीचे इसने एग्जांपल दी है कि जैसे ये टाइम लिखा हुआ है एंड टाइम कैपिटल में, ये दोनों डिफरेंट है। ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। समझ आ रही है? केस सेंसिटिव है लैंग्वेज। इसका हम साथ साथ मैं समझा भी दूंगा आपको, यानी प्रैक्टिकली समझा दूंगा। केस सेंसिटिविटी ये होती है, केस से मुराद ये है कि अगर हमने इसमें जो एक तो प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम लोगों ने लिखा, फंक्शन का नाम है, अगर उसको हम लोग चेंज करते हैं, उसका केस चेंज कर देते हैं, तो हो सकता है कि वो उस तरह से काम ना करे। इसी तरह वेरिएबल का नाम रखते हैं, तो जो वेरिएबल का नाम अगर आपने स्मॉल कैरेक्टर्स में रखा है तो वो वैसे ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। इसको देखते हैं प्रैक्टिकली, मैं आप लोगों को नेक्स्ट समझाता हूँ। सिर्फ थोड़ा सा जहन में रख लें कि केस सेंसिटिव है लैंग्वेज। जैसे HTML में हम लोग, चाहे आप कैपिटल में टैग को लिख लें या स्मॉल में लिख लें, स्मॉल लेटर्स में, वो वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये बात जहन में रख लें। यानी इसका जो भी सिंटैक्स लिखेंगे, सिंटैक्स वो होता है कि जब हम लोग कोड लिख रहे होते हैं, वो यानी इस लैंग्वेज का कोड लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, तो वो सिंटैक्स कहलाएगा, उसको हम लोग कहते हैं सिंटैक्स। तो यानी लिखना, जो लिखने का तरीका भी है सिंटैक्स के अंदर, और जो जो वर्ड्स होंगे इस लैंग्वेज के, उनको हम लोग लिखेंगे। तो वो केस सेंसिटिव है, यानी अगर वो कैपिटल में डिफाइंड हैं तो हम कैपिटल में उनको लिखेंगे, बाद में यूज करेंगे। अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में ही लिखेंगे। समझ आ रही बात? थोड़ी सी समझ आई है बात? बाकी इसको प्रैक्टिकली मैं करवा देता हूँ, आप लोगों ने वरी नहीं करना। ठीक है बेटा? जी सर। अच्छा, ये आ गया जनाब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड इन अ फाइल। तो ये एक्सटर्नल फाइल जब हम लोग लगाते हैं, तो ये कल हम लोगों ने कर लिया था इसको। जैसे स्क्रिप्ट है, इसका सोर्स उसने दे दिया और common.js फाइल का नाम लिखा है। आमतौर पे जिस तरह से हम लोग CSS की फाइल बनाते हैं, तो उसका नाम आमतौर पे जो रखा जाता है वो स्टाइल रख लिया जाता है, style.css। तो जावास्क्रिप्ट में आमतौर पे जो फाइल का नाम रखा जाता है वो कॉमन रखा जाता है। तो common.js ये एक्सटर्नल फाइल है। कल इसका भी हम लोगों ने प्रैक्टिकली इसको भी परफॉर्म करके देख लिया था। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे वर्क। अच्छा, कमेंट्स हैं जी। कमेंट्स जावास्क्रिप्ट में कैसे ऐड होते हैं, ये हम लोग प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। अच्छा, ये इवनिंग की क्लास है, तो जावास्क्रिप्ट फॉर नून, और इसको जनाब हम लोग ये फर्स्ट जो फाइल है इसको मैंने यहाँ पे ऐड करवा लिया है। अच्छा, अब देखिएगा, ये हम लोगों ने 3 लाइनें ली थी और इसको रन भी करवा लेते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो ये इसकी आउटपुट थी, यानी ऊपर ये हम लोगों ने पढ़ा था कि 8 + 5 जो है, ये जो दिया गया है ये HTML में
जबकि जो हमने स्क्रिप्ट के अंदर लिखा, जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है, उसने उसको कैलकुलेट करके 13 दे दिया, हालांकि 13 हम लोगों ने कहीं पे नहीं लिखा था। तो ये कल हम लोगों ने इस चीज को किया था। अच्छा, अब है कमेंट्स। कोई भी चीज कमेंट करनी है, फर्स्ट करें मैं ये जो फर्स्ट लाइन है इसको एज कमेंट ही डिक्लेयर करना चाहता हूँ। कमेंट आप दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक तो जैसे हम लोगों ने यानी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट करें ये आ गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्लैशेस, दो आप लोगों ने फॉरवर्ड स्लैशेस डाल के, ये सिंगल लाइन कमेंट है। दो तरह से कमेंट इसमें डाला जाता है, एक मल्टी लाइन होता है, एक सिंगल लाइन होता है। ये सिंगल लाइन है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, ये हम लोगों ने ऐड कर दिया इसमें। अब देखें, सिर्फ एक ही लाइन के आगे हम लोगों ने इसको ऐड किया, स्क्रिप्ट के अंदर ऐड किया। अच्छा, इसको सेव करवाते हैं। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो इसको इग्नोर कर देगा। यानी जो भी हमने कमेंट लिखा है वो यहाँ पे शो नहीं हुआ, कमेंट इग्नोर हो जाता है। पता है ना आप लोगों को? जी सर। यस सर। ठीक है। अब अगर हम लोग इसको देखते हैं जनाब मल्टी लाइन, तो मल्टी लाइन का मैं यहाँ पे दे देता हूँ। मल्टी लाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्लैश और स्टैरिस्क्स ये देंगे स्टार्ट, और इसी के दरमियान में हम लोग चले इसको लिख लेते हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ, मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट। तो दोबारा से स्टैरिस्क्स और स्लैश, ये मल्टी लाइन है। इसको जरा गौर कर लें, आप दोनों लिख सकते हैं, और ये विद इन स्क्रिप्ट ही आप लोगों ने लिखने हैं। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट है, यहाँ से उसको पता चल रहा है जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। इसी के दरमियान में हम लोगों ने ये वाली एग्जांपल लिखी है मल्टी लाइन की, और ये है सिंगल लाइन कमेंट। देख लें इसको जरा। ठीक है बेटा? ओके यस सर। जी सर। ओके। ठीक है। अच्छा, ये दोनों यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर हम लोगों ने ये चीज दोनों बता दी है, कमेंट के टाइप्स। अच्छा, नेक्स्ट है जी वेरिएबल। वेरिएबल हम लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी लैंग्वेज के लिहाज से, वेरिएबल्स बहुत अहम है, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स। रीजन क्या है, हमने कल भी इस चीज को समझा था कि जो लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज, वो जाहिर बात है हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की मदद से। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? अबाउट डाटा, डाटा से मुतल्लिक होती हैं। तो डाटा हम लोग प्रोग्राम के अंदर ही उसको देते हैं कि ये हमारा डाटा है, इसको सॉल्व करके दो हमें, ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करके दो। प्रोग्राम के अंदर ही हम लोग करके देते हैं इसको। अच्छा, डाटा जो है, जैसे आप लोग एक मैथ का फर्ज करें क्वेश्चन आप लोग हल करते हैं, मैथमेटिक्स का, जो हमारी आम रूटीन होती है, हम लोग क्या करते हैं, एक कागज लेते हैं, उसके ऊपर डाटा लिख लेते हैं। फर्ज करें हम लोग इस तरह से करते हैं कि इसमें चले, वो थोड़ा हो सकता है कि मैं देख लेता हूं इसको। ओके, इसको मैं वर्ड में आप लोगों को लिख के दे देता हूं, या नोटपैड ओपन कर लेते हैं, नोटपैड ज़्यादा बेहतर है। नोटपैड ओपन कर लिया जी। हम लोग आमतौर पे कागज़ की मदद से कुछ लिखते हैं, तो या चले ऐसे करते हैं कि मैं पेंट को ओपन कर लेता हूँ। ये पेंट है हमारे पास, यहाँ से हम लोग पेंसिल पिक कर लेते हैं, और ब्लैक कलर की है, इसकी मोटाई थोड़ी ले लेते हैं। अब फर्ज करें हम यहाँ पे लिखते हैं कि 2
प्लस 7, लेट्स सपोज ये हम लोग लिख लेते हैं, ये हम कागज के ऊपर हिस्सा से कर रहे होते हैं, इक्वल टू, हम चूंकि खुद से कैलकुलेट करते हैं, हम कहते हैं ये 9 के इक्वल आ गया। समझ आ रही है बात बेटे? जी सर। Yes, sir. जी सर। ये होता है कि कागज के ऊपर हम लोग लिखते हैं, ये डाटा हम लोग लिख रहे हैं, हमारे सामने आ रहा है, यानी 2 और 7 ये डाटा आ गया, ये ऑपरेशन है इसके ऊपर, ये ऑपरेटर्स हैं, सॉरी ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड्स हैं, यानी इसमें जो प्लस है, प्लस क्या है इसमें, ये ऑपरेटर है, और 2 and 7 ये क्या है, ये ऑपरेंड्स ऑपरेंड। हैं। तो ये इस तरह से हम आमतौर पे कर रहे होते हैं, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व आउट करते हैं अपने तो चावल कम लेके आइए। चलो ठीक है, ओके। अच्छा ये बेटे हो गया हमारे पास इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखें हम स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं, कागज के ऊपर ही लिख रहे हैं, और ऑपरेंड्स भी इसी के ऊपर हैं, ऑपरेटर्स भी इसी के ऊपर हैं, और इसको सॉल्व आउट कर रहे हैं, यहाँ पे ही हल करके हम लोग आंसर भी कर रहे हैं। अब बात आती है कि ये है डाटा, 2 और 7 क्या है, ये डाटा है हमारा। यहाँ पे कागज पे लिखना तो बड़ा आसान है, हमने पेंसिल पकड़ी और यहाँ पे लिख दिया है, और उसको हल करके जवाब भी लिख दिया है। अब हमने यही काम कंप्यूटर से लेना है कि 2 और 7 को हमें ऐड करके दो, 2 और 7 को ऐड करके दो। तो कैसे ऐड करें कंप्यूटर, कंप्यूटर में हम कहाँ पे उसको स्टोर करवाएंगे, स्टोर का मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ। कंप्यूटर में होती है मेमोरी, हमारे पास क्या होता है, मेमोरी होती है। Memory. मेमोरी के अंदर सारे का सारा हमारा डाटा स्टोर होता है, जाके वहां से फिर जो है हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको पहले एग्जांपल दे देता हूँ, ये मैं काट रहा हूँ यहाँ से, ये मैंने काट दिया सारा। हम वेरिएबल लेते हैं, इसमें वेरिएबल VAR एक कीवर्ड है, इसकी मदद से लिया जाता है। आप लोगों ने अलजेब्रा किया होगा सभी ने यकीनन। तो फर्ज करें हम वेरिएबल लेते हैं ए जो है इसको मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूं। अभी ये सारा कुछ हमने समझना है, ये तमाम चीजें समझेंगे, फिलहाल इसको देखें। मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूं, हम आमतौर पे कागज के ऊपर भी ऐसे ही लिखते हैं कि लेट a इक्वल टू 4, इसका मतलब यही है, VAR का मतलब यही है, लेट, यानी इसका मतलब आप समझ लें लेट है, यानी ये क्या करेगी स्टेटमेंट, एक वेरिएबल लेगी मेमोरी के अंदर और उसमें वैल्यू क्या स्टोर करवा रही है, 4 करवा रही है। इसका मतलब ये है, कंप्यूटर में चूंकि लिख नहीं सकते हम लोग, ये जो टाइप कर रहे हैं ना, ये कहाँ पे लिखा जा रहा है, एक्चुअली स्क्रीन पे तो शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है, हमारे पास मेमोरी होती है, रैम होती है हमारे पास, वहां पे स्टोर हो रहा है, और फिर हमारे पास स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये बात थोड़ी सी समझ लें, ये बात समझ आई आप लोगों को? क्योंकि हम जो कुछ भी टाइप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है ना टाइप, इलेक्ट्रॉनिक ये मशीन है। एक वेरिएबल ले लेते हैं b, तो b के अंदर हम लोग 6 को स्टोर करवा देते हैं, ये देखें इसी तरह से। अब हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम कहते हैं a और b को जमा कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करो, a प्लस b कर दो,
डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, हम कहते हैं कि आउटपुट दो इसको डिस्प्ले करो। किसको, ए जमा बी को में जो भी वैल्यूज हैं उनको जमा करके हमें डिस्प्ले करवा दो, ये हम इसको कह रहे हैं। तो देखिएगा क्या आता है आंसर। यहाँ पे 10 आ गया है, देखें ये 10 उसने शो कर दिया है। कुछ समझ आई बात? जी सर। Yes, sir. अच्छा, ये जो कंप्यूटर साइंस से हैं उनको तो फौरी समझ आ गई होगी बात, लेकिन दूसरे बच्चों को भी मैं अभी सारा कुछ समझा देता हूँ। ये हुआ क्या एक्चुअली, देखो 4 हमने दिया, यहाँ पे टाइप कर रहे हैं हम, कौन सी लैंग्वेज में कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम उसको कह रहे हैं लेट, VAR का मतलब ही यही है कि लेट A इक्वल टू 4, लेट B इक्वल टू 6। तो हम कह रहे हैं कि एक छोटी सी ये एक प्रॉब्लम है, हम कह रहे हैं A प्लस B हमें करके दो, यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम यहाँ पे इसको कह दें कि जनाब लेट A इक्वल टू, हमने क्या रखा, फर्ज करें 3 रख लिया। इसी तरह हम कहते हैं लेट B इक्वल टू 4। तो हम कहते हैं कि A प्लस B जो है ना, इसको मालूम करो, इसको मालूम करो। तो आमतौर पे इस तरह की प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। हम लोग क्या करते हैं, A में वैल्यू पुट करते हैं। हम क्या करेंगे, इसको A में A की वैल्यू पुट करेंगे, B में B की वैल्यू पुट करेंगे, और दोनों को जमा करके हम लोग, यानी हम लोग इस तरह से इसको लिखते हैं फिर कि A प्लस B इक्वल टू, पहले हम लोग उसको 0 कंसिडर कर सकते हैं, या आप लोग इसको ऐसे ही रहने दें, ना भी करें तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, बल्कि वैल्यूज पुट कर देते हैं। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं जी 3 प्लस 4 इक्वल टू, ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये भी इससे A प्लस B इक्वल टू पूछा जा रहा है, कितना आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 आ गया। तो ये हम कह रहे हैं जी 7 आ गया। ये इस तरह से आमतौर पे हम लोग कागज के ऊपर हल करते हैं। अच्छा, अब यही चीज यहाँ पे हो रही है, हम उसको कह रहे हैं लेट A इक्वल टू 4, लेट B इक्वल टू 6। तो ये मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब इस चीज को हम लोग समझते हैं, डेफिनेशन पे बाद में आते हैं। ये देखिएगा, इस स्लाइड को जरा आप लोग गौर करें। यहाँ पे एक वेरिएबल है A, एक है B। अच्छा, वेरिएबल A की एड्रेस लोकेशन है मेमोरी के अंदर। A में क्या रखा गया, यहाँ पे पहले देखें 10 रखा गया, B में क्या रखा गया है, 20 रखा गया है। ये एक मेमोरी का सेल है, यानी कंप्यूटर में क्या हो रहा होता है, कंप्यूटर में इस तरह से मेमोरी में स्टोर करता है। मेमोरी के अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं मुख्तलिफ, जिनके अंदर वैल्यू स्टोर होती है। तो A में वैल्यू स्टोर हो रही है 20, B में क्या हो रहा है, A में सॉरी 10 हो रही है, B में क्या हो रहा है, 20 हो रही है वैल्यू स्टोर। और हर मेमोरी सेल का एक एड्रेस भी होता है, यूनिक एड्रेस होता है। वेरिएबल A का एड्रेस लोकेशन क्या है, 1000, और इसकी क्या है 1002। कुछ समझ आ रही बात, नहीं आ रही? Yes, sir. आ रही है। सर बाकी थोड़ी बच्चे सी नहीं, कंफ्यूजन हो रही है। वो थोड़ी जी सी बता रहे हैं, समझ नहीं आई। जी ठीक है। अच्छा, पहले इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। वो कहता है वेरिएबल क्या है, वेरिएबल वो कहता है जी, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अ वेरिएबल इज अ नेम्ड आइडेंटिफायर और मेमोरी लोकेशन। नेम्ड आइडेंटिफायर जैसे A हो गया, A हमने नाम रखा VAR, हमने कहा A एक वेरिएबल लो, ये इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। हमने पढ़ा ना कि लैंग्वेज क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस देती है। ये इंस्ट्रक्शन, ये लाइन जाके इंस्ट्रक्शन दे रही कंप्यूटर को। इंस्ट्रक्शन क्या होती है, हदायत। कंप्यूटर हदायत के तहत चलता है। पहले उसको हदायत दी जा रही है कि वेरिएबल लो एक, उसका नाम है A, मेमोरी में एक वेरिएबल लो, उसका नाम है A, और उसमें वैल्यू क्या स्टोर करवा दो, 4। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये उसको बता रही है कंप्यूटर को कि एक वेरिएबल लो B, मेमोरी में उसकी वैल्यू स्टोर करवाओ 6।
मेमोरी में कैसे स्टोर होती है ये मैं यहाँ पे आप लोगों को चीज समझा रहा हूँ। मेमोरी में होते हैं सेल्स मुख्तलिफ। पहले तो ये समझ लें ये मेमोरी है और ये एक एक जो ब्लॉक है ये उसके सेल्स हैं, यानी रैम इस तरह से हमारी बनी होती है। मेमोरी के अंदर कैसे डाटा स्टोर होता है, मेमोरी के अंदर होते हैं सेल्स और सेल्स के अंदर डाटा स्टोर होता है, ये समझ लें। और हर सेल का एक एड्रेस होता है, ये फिक्स होता है एड्रेस। ये एड्रेस कौन देता है? ये जो मेमोरी बनाते हैं, रैम जो बनाने वाली कंपनी है वो एड्रेसिंग इसकी कर देती है, मेमोरी एड्रेसिंग होती है। यानी जितने सेल्स होंगे उतने ही ये एक यानी कोई 8-10 सेल्स नहीं होते, ये मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं हमारी मेमोरी के अंदर, मिलियंस ऑफ सेल्स इस तरह के। जितना भी डाटा हमारा, पहले तो ये समझ लें कि ये रैम और मेमोरी की बात हो रही है। हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, जितना भी हमारा डाटा होता है वो भी मेमोरी में स्टोर होता है। ये स्क्रीन पे जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है ये भी मेमोरी में स्टोर होता है, तो हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है। मेमोरी का इतना अमल दखल है, क्योंकि स्टोर मेमोरी से मुराद ये है कि वहां पे क्या हो रहा है, स्टोरेज हो रही है। स्टोरेज होगी तो कोई चीज हमें नजर आएगी। अब देखें एक ग्लास है, उसमें आपने कोई चीज स्टोर ही नहीं की, पानी नहीं डाला हुआ, तो हम कहेंगे कि कोई चीज स्टोर है उसमें? नहीं होगी। जब हम पानी डालेंगे तो उसकी एग्जिस्टेंस हमें पता चल रही होगी कि पानी इसमें स्टोर किया हुआ है, या किसी एक और जो कंटेनर है उसमें हम लोगों ने फलां चीज स्टोर की हुई है। इसी तरह से मेमोरी जो है ये इस तरह से समझ लें कि जैसे एक आपकी होती है ना कैबिनेट होती है, अलमारी लगा लें आप, एक अलमारी है उसमें बहुत सारे दराज हैं, ये आप लोग दराज लगा लें, ड्रॉर लगे हुए हैं उसमें। आप एक ड्रॉर खोलते हैं उसमें कोई चीज रख लेते हैं, दूसरा ड्रॉर खोलते हैं उसमें दूसरी चीज रख लेते हैं, तीसरा खोलते हैं उसमें तीसरी चीज रख लेते हैं। ड्रॉर किस चीज के लिए होते हैं? कंटेनर होते हैं, उसमें हम चीजों को स्टोर करवाते हैं आमतौर पे। ड्रॉर जो होते हैं, ये समझ लें कि मेमोरी के जितने ये ब्लॉक्स बने हुए हैं ये ड्रॉर हैं। कैसे समझ आ रही है आप लोगों को? और उसमें हम कोई चीज स्टोर करवा रहे हैं। तो लेकिन कंप्यूटर के अंदर क्या स्टोर होता है, इसमें हम लोग हर ड्रॉर के अंदर डाटा रख लेते हैं। यानी एक हमने मेमोरी वेरिएबल लिया तो हमने कहा इस सेल के अंदर 10 को रख दिया है हमने, और यहाँ पे क्या रखा है, 20 को रख दिया है। ये चीज यहाँ पे प्रोग्राम में हम लोग यही बता रहे हैं उसको। ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या करेंगी, एक वेरिएबल लेंगी उसमें 4 को स्टोर करवा देगा, एक वेरिएबल लेगा उसमें 6 को स्टोर करवा दिया जाएगा। यहाँ तक समझ आ रही बेटे बात? अब यस सर। मजीद कंफ्यूजन है तो बता दें, कोई और कंफ्यूजन है तो बता दें, हम मजीद इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक समझ आ गया तो आपको प्रोग्रामिंग समझ आ जाएगी, अदरवाइज समझ नहीं है। इसलिए आप लोगों ने बिला तकल्लुफ पूछना है, विदाउट एनी हेजिटेशन। आप लोग पूछेंगे कि सर हमें समझ नहीं नो आ रही सर। तो ये चीजें हैं। अच्छा, तीसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को बता रही है कि ये डिस्प्ले करो, यानी इनको जमा करवाओ। हमने जमा लिख दिया बीच में कि इनको ऐड करो। ए में जो वैल्यू है वो 4 है, बी में जो वैल्यू है वो है 6, दोनों को ऐड करो। ऐड करवा के भी तीसरा जो रिजल्ट आएगा वो भी मेमोरी के अंदर किसी और सेल के अंदर उसको रखा जाएगा। यानी चूंकि रिजल्ट भी आया तो रिजल्ट भी एक वैल्यू है, एक डाटा है, वो भी मेमोरी के अंदर आता है। बेसिकली इसके लिए हमें व्हाइट बोर्ड चाहिए ये कंसेप्ट सारा समझने के लिए, लेकिन मैं कोशिश अपनी पूरी करूंगा कि आप लोगों को समझ आ रहे। व्हाइट बोर्ड चाहिए होता है ये सारी चीज़ों को समझने के लिए, ये सारी जो पिक्चर्स बनाई हैं और इस तरह से सारा किया है। तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ फिर भी आप लोगों ने समझा है इस चीज़ को। तो हमें यानी मैं ये कह रहा हूँ कि आम तौर पे हम लोग क्या करते हैं, कागज के ऊपर उसको स्टोर कर देते हैं। ये तो लिखना बड़ा आसान है, हमें सामने नजर आ रहा है। तो कागज भी तो कोई चीज है ना जिसके ऊपर लिखा जा रहा है डाटा। इसी तरह हम कंप्यूटर में डाटा कहाँ पे लिखेंगे, आप लोग सिंपली समझ लें, हम कीबोर्ड से प्रेस तो कर देते हैं, कहाँ पे लिखा जाएगा डाटा? स्क्रीन पे नहीं लिखा जाएगा, हम स्क्रीन पे नहीं लिख रहे, हम मेमोरी में लिख रहे हैं। ये बात ज़हन में रख लें, फिर आपको बात समझ जाएगी। यानी कागज कंप्यूटर में जो कुछ भी लिखा जाएगा वो मेमोरी के अंदर लिखा जाएगा। वो कागज यहाँ पे चूंकि कागज नहीं है, फॉलो कर रहे हो बात क्या? नहीं जी सर। यस सर। आप देखो ना, आप अपना मेमोरी कार्ड डालते हो मोबाइल फोन में, उसकी मेमोरी आप पूछते हैं जी आपके मोबाइल की मेमोरी कितनी है, तो आप कहते हैं जी फर्ज करें 64 GB है आपके मोबाइल की मेमोरी इतनी है।
अच्छा, अब आप पिक्चर्स भी बना रहे होते हैं और भी चीजें हैं, वो कहाँ पे स्टोर हो रही हैं? मेमोरी में जाके स्टोर हो रही हैं। मेमोरी में कैसे स्टोर होती हैं? उसमें सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर जाके स्टोर हो रही है। सेल्स क्या है, इनको हम समझने के लिए क्या कह रहे हैं, ये दराज है समझ लें। हमारी एक बहुत बड़ी अलमारी है और उसमें दराज ही दराज लगे हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक वर्टिकली लगे हुए हैं, और हर दराज को हमने एक नंबर भी असाइन कर दिया कि इस ये दराज का नंबर ये है, इस दराज का नंबर ये है, इसका ये कहलाती है लोकेशन। जो भी सेल के एड्रेस होते हैं उसको हम कहते हैं मेमोरी लोकेशन या एड्रेस। फॉलो कर रहे हो ना आप बात? यस सर। उसको समझने के लिए, ताकि हमें पता हो कि जी कौन सर। से दराज में हमने रखा है। यानी जब कंप्यूटर ए में वैल्यू स्टोर करवाएगा तो वो कह रहा है कि ये जो दराज का नंबर है ना 1000, इसमें डाटा स्टोर करवाया है उसको, ताकि समझने के बाद में जब एक्सेस करना हो तो उसको पता चले। जैसे हमारे घरों के एड्रेस होते हैं, तो घरों के एड्रेस क्यों होते हैं? वो सारे यूनिक होते हैं। कॉलोनी के अंदर सारे यूनिक होते हैं कि फलां जो कॉलोनी है उसमें हाउस नंबर ये है, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3। तो ये सारे घर होते हैं, लोकेशंस होती हैं। तो जब एक डाक आती है तो वो वहां पे उसी घर में लेके जाता है जहां की डाक होती है। क्यों? उसकी लोकेशन का नंबर होता है, उसका एड्रेस होता है उस घर का। ऐसे ही जैसे आप लोगों ने लाइब्रेरी देखी होगी, लाइब्रेरी में बुक शेल्फ्स होती हैं। बुक शेल्फ्स जितनी भी होती हैं, शेल्फ्स के अंदर यानी हर शेल्फ को फिर एक नंबर असाइन कर दिया जाता है कि शेल्फ नंबर 1, शेल्फ नंबर 2, शेल्फ नंबर 3, और इसमें फिर बुक्स रख दी जाती हैं कि ये पहली जो 3 हैं बुक्स, इसमें कंप्यूटर साइंस की बुक्स पड़ी हुई हैं। अगली जो 5 हैं उसमें उर्दू से मुतल्लिक बुक्स पड़ी हुई हैं। यानी उनको हमें हर चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उस चीज को कहते हैं हमने लोकेशन हमने उसकी बना ली है। अब वो क्या करते हैं कि फर्ज करें कि किसी ने बुक लेनी है तो वो लाइब्रेरियन के पास जाएगा, उसने कंप्यूटर साइंस की बुक लेनी है तो कंप्यूटर वो बताएगा। अब वहां पे हंड्रेड्स ऑफ वो कह लें शेल्फ्स पड़ी हुई हैं, तो वो लाइब्रेरियन उसको बताएगा आप फर्स्ट 3 जो है ना वहां पे जाओ, वहां से आपको वो कंप्यूटर साइंस की बुक्स मिलेंगी। तो एड्रेस इसलिए जरूरी होता है। मेरा ख्याल बात समझ आ रही है आप लोगों को? हर चीज की एड्रेसिंग की जाती है। तो यहाँ पे भी एड्रेसिंग कर दी गई कि ये दराज का नंबर ये है, हम इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, इसका नंबर 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इसी तरह 14 एंड एन अप टू एन। एन जो होता है वो लास्ट नंबर होता है हमारा। मैंने बोला कि मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जिनमें जाके डाटा स्टोर होता है। ये थोड़ा सा इस चीज को बात समझ लें आप लोग, फिर आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। फिर दोबारा से मैं इस चीज को बताने जा रहा हूं कि हम आम तौर पे जो डाटा रखते हैं वो हम कागज के ऊपर स्टोर कर लेते हैं, कागज के ऊपर हमें नजर आ रहा है। लेकिन कंप्यूटर पे जब वही डाटा लिखना है, हम तो टाइप कर रहे हैं, तो वो लिखा कहाँ पे जा रहा है? हमें स्क्रीन पे ठीक है नजर आ रहा है, लेकिन स्क्रीन पे वो कैसे नजर आ रहा है? क्योंकि हमने उसको कहीं पे स्टोर करवाया। कंप्यूटर में हम उसको स्टोर करवाते हैं। कहाँ पे स्टोर हो रहा है? वो मेमोरी में स्टोर हो रहा है। फॉलो की है बात? यस सर। और फिर वो प्रोसेस होता है। यहाँ पे हम उसको कह रहे हैं प्रोसेस करो, इसको ए और बी को प्रोसेस करो और हमें आंसर करो। तो उसने हमें आंसर करके यहाँ पे आउटपुट दे दी है, ये वाली 10 उसने हमें आउटपुट दे दी। उसने कहा ए और बी जो है वो 10 के इक्वलेंट है। क्लियर? वो 10 भी कहीं पे स्टोर हुआ होगा मेमोरी के अंदर, 10 भी कहीं पे किसी भी सेल के अंदर स्टोर हुआ होगा। कुछ ना कुछ समझ आई है? कोई 50% समझ आ गई आप लोगों को? यस सर, लग गई है समझ। ओके, अब इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। वेरिएबल डेफिनेशन, वो कहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर एक वेरिएबल क्या होता है? इज अ नेम्ड आइडेंटिफायर। नेम्ड कैसे? जैसे हमने नाम रख लिया VAR-A, VAR-B, VAR-X, VAR-Y वगैरह वगैरह। ये क्या है? आइडेंटिफायर के आइडेंटिफाई, जिसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, यानी डाटा को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। वेरिएबल क्या होता है? एक नेम्ड आइडेंटिफायर होता है, और उसको हम मेमोरी लोकेशन भी कहते हैं। whose value can be changed, वेरिएबल, ऊपर नाम जरा गौर करें, वेरिएबल, वो चीज जो कि तब्दील हो सकती हो उसको हम कहते हैं वेरिएबल। पता है ना ये?
अलजेब्रा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेरिएबल। एक होता है इसके मुकाबले में कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता, वेरिएबल चेंज हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इस चीज की, वो पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल हमने ए में वैल्यू रखी है 4, तो यहाँ पे मैं 10 भी कर सकता हूँ वेरिएबल। ए को वैल्यू मैंने 10 दे दी, इसका मतलब ये है इसकी वैल्यू तब्दील होती है। जिसकी वैल्यू तब्दील कर सकते हैं वो वेरिएबल होता है, और हर वेरिएबल का एक नाम होता, एक आइडेंटिफायर होता है, उसको हम वेरिएबल का नाम कहते हैं। तो ये चीजें हैं जी, यानी वेरिएबल्स हैं। तो ये क्या है, आइडेंटिफायर हैं ये उनके। तो ये पूरा एक वेरिएबल है, डिक्लेयर हो रहा है, और उसमें वैल्यू जो है वो स्टोर हो रही है। ए में जैसे हम लोगों ने 10 रखा हुआ है और बी में 6 रख लिया है, तो वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। जबकि कांस्टेंट क्या होगा, उसके लिए हमें वेरिएबल्स की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे। हम कहते हैं जी 6 मल्टीप्लाई करो उसको, या माइनस करवा लेते हैं, -4, 6 - 4 कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगी 2 आ गई है, उसने यहाँ पे 2 शो कर दिया है। तो देखो अब हमने वेरिएबल नहीं रखा, प्रोग्राम में कोई वेरिएबल नहीं रखा। वेरिएबल रखने के लिए क्या चीजें शर्तें हैं कि वेरिएबल का नाम होगा, आइडेंटिफाई जिसे उसको किया जाएगा, फिर उसमें हम वैल्यू जो है वो लिखते हैं। अच्छा, ये है कांस्टेंट। वेरिएबल के मुकाबले में कांस्टेंट जो होता है वो तब्दील नहीं होता। 6 - 4 हमेशा 2 ही रहेगा, ये कभी तब्दील नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। चूंकि ये कांस्टेंट है और ये भी डाटा है, इसको भी मेमोरी में स्टोर किया जा रहा है, ये कभी तब्दील नहीं होगा, कांस्टेंट है, वैल्यू कांस्टेंट है। अब दोबारा से हम लोग वेरिएबल्स लेते हैं। दोबारा से वेरिएबल्स लेते हैं। वेरिएबल क्या है, वैल्यू तब्दील की जा सकती है। यहाँ पे फर्ज करें ए है, यहाँ पे हम इसको माइनस दे देते हैं, a - b करो। तो वेरिएबल्स को हमने क्या किया, हमने वेरिएबल्स को वैल्यू दी। वेरिएबल की वैल्यू तब्दील हो सकती है, कांस्टेंट तब्दील नहीं होता। यानी यहाँ पे देखें 10 - 6 क्या आएगा, यानी a - b का क्या रिजल्ट आएगा, a - b का रिजल्ट है 4। अच्छा, नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे कर देते हैं, फर्ज करें यहाँ पे मैं 25 लिख देता हूं, और a - b का क्या रिजल्ट आया, 19 आ गया। यानी पहले वो था कुछ और था और अब कुछ और आ रहा है। इसका मतलब यह है कि वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू तब्दील होती हो उसको हम कहते हैं वेरिएबल। जबकि कांस्टेंट क्या होता है, वो हमेशा फिक्स ही होता है। दो तरह के, जिसकी वैल्यू तब्दील नहीं होती। जी सर। फॉलो करते बात। तो ये चीज यहाँ पे लिखी गई है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वेरिएबल क्या होता है, एक नेम्ड आइडेंटिफायर होता है। कांस्टेंट को देखें, हमने ए और बी से नहीं है ना लिखा था, डायरेक्ट वैल्यूज लिखी, हमने कहा ये वैल्यू है, इसको इसमें से माइनस कर दो, बस उसने माइनस करके आंसर कर दिया हमें। जबकि वेरिएबल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस वेरिएबल का नाम रखना पड़ता है, उसको वो नेम्ड आइडेंटिफायर कह रहा है, या मेमोरी लोकेशन होती है उसकी। वो कहता है हुज वैल्यू कैन बी चेंज, उसकी वैल्यू तब्दील हो जाती है कब, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जब प्रोग्राम चल रहा हो तो उसकी वैल्यू तब्दील हो जाती है। इस चीज को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। कुछ ना कुछ समझ आइए आप लोगों को? यस सर। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन क्या होती है, प्रोग्राम को हम रन करते हैं। रन कैसे करवाते हैं, हम डायरेक्ट उसको प्रोग्राम को ओपन करवा लेते हैं यहाँ से ऐसे, तो वो हमें आउटपुट देता है। हमारा जो ब्राउजर है यही एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट दे रहा है। यहाँ पे हमने कितना ही कुछ लिखा हुआ है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं कंप्यूटर के लिए, ये सारी की सारी हिदायत हैं, मुख्तलिफ 2 ज़बानों में हिदायत हैं, HTML में और जावास्क्रिप्ट में, और उसने हमें आउटपुट क्या दी, ये दी है। फॉलो कर रहे हो आप? यस सर। जी सर। 2 चीजें हो गई, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल होते हैं, और इनमें हम स्टोर क्या करते हैं वेरिएबल में, यानी मेमोरी लोकेशन, दोनों मेमोरी लोकेशन ही होते हैं। यानी वेरिएबल भी मेमोरी में स्टोर होता है और कांस्टेंट भी
मेमोरी में ही स्टोर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा सा बड़ा खुश्क सी ये चीजें हैं, यानी जल्दी समझ नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि विदाउट, मैंने बोला कि जो वाइट बोर्ड है उसके बगैर भी हमें समझ नहीं आती चीजें, तो लेकिन मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की। मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ आई होगी यकीनन। जी सर। ये जी सर, अच्छी खासी समझ आई है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, हम स्टोर करवा रहे हैं, मेमोरी लोकेशन है उसमें स्टोर करवा रहे हैं, कोई भी है मेमोरी लोकेशन, हमें नहीं, उससे गर्ज नहीं है, हम वेरिएबल इस तरह से ले रहे हैं। एक और काम करके देखते हैं, ये मैं खत्म कर देता हूं। हमने सिर्फ एक वेरिएबल रख लिया, हमने कहा वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू है 25। यहां पे हम थोड़ा सा मजीद काम कर लेते हैं। हम कहते हैं ए इक्वल टू ए प्लस 5 और डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करो, सिर्फ ए को कर दो। दो हम लोगों ने काम किए हैं यहाँ पे, दो स्टेटमेंट्स हैं। वेरिएबल लिया गया एक मेमोरी में, उसमें वैल्यू स्टोर करवा दी गई 25। दूसरी स्टेटमेंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ए में 5 को जमा करो। ए में पहले क्या स्टोर है, 25 सर। 25 में 5 को जमा करो तो क्या हो जाएगा, 30। ए की नई वैल्यू क्या हो चुकी है, 30 सर। 30। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम कह रहे हैं कि ए करो। अच्छा, इसको भी खत्म कर देते हैं, इस लाइन को मैं खत्म कर रहा हूं। हमने कहा वेरिएबल है ए, उसमें वैल्यू है 25। हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ए में जो भी वैल्यू है उसको डिस्प्ले करो। ए में क्या वैल्यू है इस वक्त मेमोरी के 30 अंदर, सर। 30 बेटा 25। ये में इस टाइम 25 है, सॉरी सर। हाँ, तो ये यहाँ पे 25 उसने शो कर दिया। हम थोड़ा सा इसको और आसान कर लेते हैं, देखिएगा। वैल्यू ऑफ ए इज कोमा और ए, थोड़ा सा मजीद हम लोगों ने, हम कहते हैं साथ ये भी लिखा जाए, वैल्यू ऑफ ए, फिर ए की वैल्यू शो कर दो। अगर आप लोगों को वैल्यू ऑफ ए, वो कहता है जी 25 है, क्लियर, 25 उसने दे दी। यहां पे हम दूसरी स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम कहते हैं ए इक्वल टू ए माइनस 7। ए की नई वैल्यू क्या हो गई, 18 सर। 18 क्यों हुई है, क्योंकि हमने न्यू स्टेटमेंट ऐड कर दी है सर। देखो पहले ए में क्या था स्टोर करवाया 25, जबकि हमें शो क्या कर रहा है, 18 शो कर रहा है। इसका मतलब वेरिएबल जिसकी वैल्यू तब्दील हो सकती हो वो वेरिएबल होता है। अलजबरा जब आप लोग पढ़ते हैं तो ये वेरिएबल होते हैं, जिसमें वैल्यू तब्दील हो सकती हो, जिसकी वैल्यू तब्दील हो सकती हो उसको हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का नाम का जो मीनिंग है, वेरिएबल जो तब्दील हो सकती है, मुतगय्यर जिसमें तब्दीली हो सकती हो। और कांस्टेंट क्या होता है, जिसमें कोई तब्दीली ना हो सकती हो, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सकती हो। जी सर। वैल्यूज जो भी हैं वो स्टोर कहाँ पे होती हैं, मेमोरी में होती हैं, चाहे वो वेरिएबल्स हों चाहे कांस्टेंट्स हों, स्टोर कहाँ पे हो रहे हैं, मेमोरी में हो रहे हैं। मेमोरी। डेफिनेशन दोबारा से देखें, आप लोगों को अब थोड़ा सा मजीद समझ आएगी। वो कहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल एक नेम्ड आइडेंटिफायर होता है। नेम्ड आइडेंटिफायर क्या होता है, जैसे ए बी सी हम वेरिएबल का नाम रख रहे हैं, कांस्टेंट का कोई नाम नहीं होता, कांस्टेंट सिर्फ वैल्यू होती है, वेरिएबल का नाम हमेशा रखना पड़ता है, एक्स वाई जी वगैरह। और इस तरह से हुज वैल्यू कैन बी चेंज, यानी वेरिएबल, चूंकि ये वेरिएबल की डेफिनेशन हम कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि इसकी वैल्यू तब्दील हो जाती है या हो सकती है, कैन बी चेंज, तब्दील हो सकती, कब, जब प्रोग्राम रन होता है। तो ऐसे ही हुआ है, हमने स्टार्ट में क्या वैल्यू दी उसको 25 दी, जब प्रोग्राम रन हुआ है तो वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। नहीं समझ आई, आगे सर। पता चला है बेटा सभी को या नहीं चला? नो सर, बिल्कुल नहीं समझ आई। नहीं थोड़ी सी तो आ गई है बिल्कुल जी।
सर ये कंप्यूटर फील्ड वालों के लिए इजी होगा, बाकियों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जी नहीं कहाँ जी पे सर। बेटा क्या समझ नहीं आई मुझे, थोड़ा सा वो बता दें, जहाँ से समझ नहीं आई हम उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर लेते हैं। समझ आनी जरूरी सर ये जो आप सर आपने ये जो 25 वाला मतलब अभी किया है ना, इसकी नहीं थोड़ी सी है, थोड़ा सा नेट इशू भी हो रहा था मेरा। अच्छा देखो जी हम एक क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हम दोबारा से यहाँ पे हल कर लेते हैं। हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, फर्ज करें हम कहते हैं ए एक वेरिएबल है, ठीक है। अलजबरा में हम कहते हैं लेट ए इक्वल टू 25। तो हम कह रहे हैं कि जनाब ए में से 7 को माइनस करो, यानी ए -7 क्या आएगा, ए में क्या वैल्यू है 25, हम पुट करेंगे 25 और जी -7 क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट जी। 25 में से 7 को निकाल दो तो 18 आ जाएगा। अब ये सारा क्या है, ए की नई वैल्यू है, ये ए माइनस, हम कह रहे हैं कि ए में से 7 को माइनस कर दो, और ये किसके बराबर है, ये ए के बराबर हो जाएगा। ये भी किसके बराबर है, ये ए के बराबर है, ये हम कह रहे हैं। ये मैं ये चीज समझा रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन के दौरान उसकी वैल्यू तब्दील होगी, पहले हमने क्या दी 25 दी है। जी सर क्लियर हो गया है। ठीक है, जी यानी सर। हम चलें इसको मजीद थोड़ा सा, मैंने दूसरी तरफ लिख दिया था, हम ऐसे कर लेते हैं a इक्वल टू 25। हम कह रहे हैं कि a इक्वल टू a -7। तो a हमने एक वेरिएबल ले लिया, वही वेरिएबल है, हमने कहा a की जो सेकंड पे हमने कहा a जो है ना, अब वो बराबर है, पहले हमने कहा चूंकि वेरिएबल है ना a, तो अगर अलजबरा से के मुताबिक भी देखें तो उसकी वैल्यू तब्दील होती है। हमने पहली लाइन पे कहा a 25 के बराबर है, फिर हमने कहा a जो है ना वो अब बराबर है इस लाइन के, ये नई लाइन आ गई है, वेरिएबल a ही है लेकिन लाइन नहीं आ गई, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा और 25 -7, यहाँ पे ये हम इसको कह रहे हैं, तो a की नई वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। ये इस तरह से हल हो रहा है। क्लियर सर क्लियर है। बाकी नहीं, मेरा ख्याल है कि बच्चे कुछ तो बिल्कुल ही खामोश रहते हैं, क्या उनको समझ आई है, सिर्फ 3-4 माइक को बोल रहे हैं, बाकी सर जी क्लियर हो गया सर। जिनको ज्यादा समझ आ जाए फिर वो बताते नहीं ना, इसलिए वो नहीं बोल रहे। वेरी ये भी अच्छा आंसर है सर। सर ये भी सही है। हाँ बैक बेंचर्स। चले ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, वो ज्यादा बैक बेंचर्स। सर बैक बेंचर्स को ज्यादा समझ आती है फ्रंट बेंचर से। ये बात सही है, दोनों तरह के वो कह लें कि थ्योरीज हैं, तो ये कुछ नहीं कहा। यहाँ तो सभी फ्रंट बेंच वाले हैं ना। हाँ जी ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे फ्रंट बेंचर वो है जो कि माइक अपना बोलते हैं, कोई कुछ ना कुछ आगे से एक्नॉलेज करते हैं मुझे, तो माइक तो ऑन ही रहते हैं। हाँ फ्रंट लाइनर वो हैं, तो जो मतलब बैक बेंचर्स हैं, इसका मतलब वो माइक ही नहीं ऑन करते या उनका माइक सही नहीं होता, मैं तो यही समझता हूँ। माइक सर जो कुछ नहीं करते वो बहुत कुछ कर जाते हैं। हाँ जी वही करते हैं, वो कमाल करते हैं सर। जी 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 बेटा, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर क्लियर है। ओके गुड। अच्छा अब हम मजीद इसी में से करतब करते हैं, यानी जो वेरिएबल्स हैं इन्हीं के साथ हम लोग मजीद खेलते हैं, ये खेलना ही है एक लिहाज से। तो हम लोग अभी करने जा रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अच्छा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास लैंग्वेज के अंदर? वैसे आमतौर पे मैथ के अंदर जो हम लोग करते हैं वो आमतौर पे 4 होते हैं सर, स्टेरिक, प्लस, माइनस और डिवीजन। जी ऐसे ही है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आप लोग भी लिख सकते हैं इनको। यहाँ पे पहला है प्लस, प्लस यूज होता है, ये ऑपरेटर्स हैं, ये बात ध्यान में रखें, फॉर एडिशन, आप लोगों को पता है ये। अच्छा
आर माइनस के लिए। ये कंप्यूटर के और कीबोर्ड पे चूंकि ज़रब का सिंबल नहीं होता, ज़रब की सिंबल नहीं होती मल्टीप्लिकेशन की, तो हम लोग एस्टेरिस्क को यूज करते हैं। एस्टेरिस्क आपको मिलता है 8, जो न्यूमेरिक 8 होता है उसके ऊपर मिलता है, और ये शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाता है जी सर। मल्टीप्लिकेशन। तो उसके बाद है जी हमारे पास डिवीजन है। डिवीजन की भी सिंबल कीबोर्ड पे आपको नहीं मिलती, तो डिवीजन करने के लिए, डिवाइड करने के लिए हम लोग ये फॉरवर्ड स्लैश को यूज करते हैं। ये फॉर डिवीजन ऑपरेटर यूज होता है जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है दिस वन, यानी जो है इसको कहते हैं कैरेट साइन। तो कैरेट जो है ये पावर के लिए इस्तेमाल हम लोग करेंगे, पावर के लिए, फॉर पावर, यानी ए की ताकत 2 हमने लिखना है। तो यहाँ पे तो लिखना बड़ा आसान है। फर्ज करें हम लोग कहते हैं जी ए एक वेरिएबल है, ए स्क्वायर, ये हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन ये तो लिखना पेपर पे तो लिखना आसान है, तो यही चीज जब हम कंप्यूटर में लिखेंगे ए की पावर 2, तो हम इस तरह से लिखेंगे ए इज रेज टू पावर 2, ए रेज टू पावर 2। तो ये हम लोग इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि वैसे नहीं लिखा जाता। कंप्यूटर इसको समझ जाएगा कि ए की ताकत ये 2 लिखा जा रहा है। फॉलो कर रहे बेटे बात? यस सर। यस सर। ओके। और लास्ट वन जो ऑपरेटर है हमारे पास, वो है हमारे पास होता है परसेंटेज का। ये मॉडुलस के लिए मॉडुलस ऑपरेटर होता है। मॉडुलस क्या करता है? ये हमें प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स रिमाइंडर। रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर ये हमें प्रोवाइड करता है जी, रिमाइंडर। अच्छा, रिमाइंडर क्या होता है? जब हम लोग कोई तकसीम करते हैं चीज़ों को, तो रिमाइंडर आता है। फर्ज करें हम लोग 10 लेते हैं, और यहाँ पे फर्ज करें इसको हम लोग 2 पे इसको तकसीम कर रहे हैं, तो या 3 पे कर रहे हैं, ये तो चले 2 पे भी कर लिया। 2 5 आर 10, तो यहाँ पे 10 आ गया, और नीचे क्या बचा? 0। तो मॉडुलस हमें ये 0 देगा, ये वाला आंसर करेगा, नीचे वाला रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर कहा जाता है। सिंथेटिक डिवीजन में सर ज्यादा रिमाइंडर्स आते हैं। जी जी, ऐसे ही है जी सर। तो ये वाले ऑपरेटर्स हैं, इनका हम अभी यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं। वेरिएबल एक्स ले लेते हैं। एक्स इक्वल टू हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास है वेरिएबल एक्स में वैल्यू है 10, चले, और वेरिएबल वाई है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 5 है। चले, इस तरह से कर लेते हैं। तो अच्छा, आप लोग सेमी कॉलन से इसको एंड कर सकते हैं। सेमी कॉलन जो है उससे एंड किया जा सकता है। ना भी देंगे तो ये जावास्क्रिप्ट फिर भी वर्क करती है, ये बात ध्यान में रख लें। लेकिन बेहतर ये है कि आप सेमी कॉलन लगाएं। स्टेटमेंट टर्मिनेटर, इससे पता चल जाता है कि स्टेटमेंट यहाँ तक एंड हो रही है। अच्छा, ये लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये प्रैक्टिस रखेंगे तो पीएचपी में भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पे यही आता है। जो जिन्होंने सी या सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है ना, तो जावास्क्रिप्ट उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो जी बिल्कुल सर। तरह का है, चीज़ें वही हैं, थोड़ा सा सिंटैक्स का फर्क है। इसी तरह पीएचपी भी उनके लिए इंतहाई आसान है, कोई मसला नहीं है। जी सर, इंशाल्लाह। अच्छा, 2 हमने वेरिएबल्स ले लिए। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम यहाँ पे करते हैं जी x प्लस वाई, पहले पे हम लोग जमा कर रहे हैं, और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ जी एक br का टैग, यानी हमारे पास ब्रेक आ जाए। तो ब्रेक के बाद हम लोग क्या करेंगे?
अच्छा, ये इसको ये देखें, हमें एक्स्ट्रा लाइन लिखना पड़ी है ब्रेक देने के लिए। इसी को अगर हम लोग यहाँ पे देना चाहें तो हम आप लोगों ने कॉन्कैटिनेट इसको कर देना है, यानी डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स प्लस वाई। चले, अभी आप लोग डिस्टर्ब होंगे, मैं ये दोनों ही इसी तरह से लिखता हूँ। कॉपी करें, पेस्ट कर दिया, 2 3 4 5 6 हो गए हमारे पास। x माइनस वाई कर दें इसको, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें जी इसको, x मल्टीप्लाई बाय y, उसके बाद फिर ब्रेक और x डिवाइडेड बाय y, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देते हैं जी कैरेट साइन, यानी x की ताकत, ये x में क्या वैल्यू है 10 है, 10 की ताकत क्या है y में क्या है 5, 10 की ताकत 5, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 5 टाइम्स बनेगा। हम यहाँ पे छोटी वैल्यूज भी दे के कर सकते हैं। y की जगह पे हम कोई कांस्टेंट दे देते हैं जी, यहाँ पे y के बजाय 2 कर देते हैं, x की पावर 2, यानी 10 की ताकत जी सर थोड़ा है हो गया। लास्ट वन हम लोग यहाँ पे दे देते हैं जी इसको, ये मॉडुलस ऑपरेटर। यहाँ पे हमने परसेंटेज नहीं बोलना, यहाँ पे मॉडुलस बोलेंगे क्योंकि हम लोग रिमाइंडर लेने जा रहे हैं। यहाँ पे ये कैरेट साइन जो है ये पावर के लिए इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन के लिए हो रही, स्टेरिस्क मल्टीप्लिकेशन के लिए हो रहा है, माइनस माइनस के लिए, प्लस प्लस के लिए। तो ये तमाम हमारे पास रिजल्ट्स कितने हैं जी, 6 रिजल्ट्स होंगे हमारे पास। इसको चेक कर लेते हैं। देखें, इसको मैं आप लोगों के सामने इस तरह से रख देता हूँ। x में है वैल्यू 10 है और y में है 5। हमने कहा x जमा y, यानी x में क्या है 10 है और y में क्या है 5 है, तो x प्लस y कितना हो गया, 10 और 5 कितने हो गए 15, उसने यहाँ पे शो कर दिया। इसी तरह से हमारे पास है, इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आप लोग क्लियरली देख सकें। फिर हमने कहा ब्रेक एक लो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट br, चूंकि जावास्क्रिप्ट में हम कर रहे हैं तो ब्रेक इस तरह से ली जाएगी। ब्रेक उसने एक लाइन ब्रेक की और सेकंड लाइन पे आ गया। सेकंड लाइन में हमने कहा 10, x में क्या है 10 है, 10 माइनस 5, यानी y में 5 है, तो यहाँ पे 5 आ चुका है। 10 माइनस 5 होता है। फिर हमने कहा 10 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 10 ज़रब 5 करो, 10 ज़रब 5, तो उसने 50 शो कर दिया यहाँ पे। इसी तरह हमने कहा 10 डिवाइडेड बाय 5, तो उसने 2 दे दिया, 2 आ गया ऊपर आंसर। फिर हमने कहा कि x रेज टू पावर 2, ये यहाँ पे मेरा ख्याल थोड़ा सा गलत हो गया सर, 100 आना चाहिए था, यहाँ पे 100 आना चाहिए, 8 दे रहा है, ये माइनस कर गया उसको। चलें, इसको हम ऐसे करते हैं, इसको हम कमेंट बना देते हैं, कमेंट बना दिया जी इन दोनों को हमने। इसको मैं चेक कर लेता हूँ, चूंकि ये थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है, यानी वो PHP में यही वाला कैरेट साइन यूज होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं पार के लिए फंक्शन भी मौजूद हैं, वैसे बने बनाए फंक्शंस हैं। अच्छा, और लास्ट वन है रिमाइंडर, तो 10 डिवाइडेड बाय जब 5 किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 शो कर दिया। क्लियर, समझ आइए बात, समझ आई या नहीं आई? यस सर। आ गई है सर। तो ये इस तरह से वेरिएबल्स वर्क करते हैं। आप लोग हम लोग कुछ फंक्शंस करते हैं, अब देखते हैं इसमें, जो कि बल्कि आप लोग कुछ स्टेटमेंट्स करो। स्टेटमेंट्स इस तरह से करनी है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। फर्ज करें, अब मैथमेटिक्स में हमारे पास कैसे लिखा होता है, फर्ज करें हम लिखते हैं a एक वेरिएबल है, a का स्क्वायर चले प्लस b डिवाइडेड बाय c, ऐसे दिया होता है ना। वो कहता है जी इसको हल करें।
हम सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल्स कितने वेरिएबल्स हैं इसमें, ए बी और सी, 3 वेरिएबल्स। वो हमने वेरिएबल्स लेने हैं, उनकी वैल्यूज खुद से ले लेनी है। अब वो वेरिएबल की वैल्यू दे भी सकता है कि वो यहाँ पे साथ दे भी देता है कि फर्ज करें ए की वैल्यू है हमारे पास 5 और इसी तरह बी की वैल्यू है हमारे पास फर्ज करें 7 और सी की वैल्यू है लेट्स सपोज 3। वो कहता है जी ये है तो इसको हल करें, ये वैल्यूज दे दी हैं आपको और इसको हल करें। हम लोगों ने क्या करना है, 3 वेरिएबल्स लेने होते हैं। हम लेंगे VAR A, उसको वैल्यू दे देंगे 5, VAR B, उसको वैल्यू दे देंगे 7, VAR C, उसको वैल्यू दें 3। लेकिन इसको स्टेटमेंट को हम लोगों ने कैसे हल करना है, यानी डॉक्यूमेंट डॉट राइट जब करेंगे तो इस चीज़ को कैसे लिखा जाएगा। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे इसी तरह से, ए स्केयर उसने दिया हुआ है तो हम लोग ए फिलहाल मल्टीप्लाई बाय ए कर लेते हैं, ठीक है, ए का स्केयर बन जाएगा प्लस बी, और चूंकि सारे का बटा सी है तो इसके गिर्द एक ब्रैकेट डलेगी, यानी सारे का बटा सी। क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। जब सारे का बटा होगा तो यानी पूरी वो है, तो अगर हम ऐसे ही उसको डिवाइडेड बाय सी कर देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगी लेकिन आंसर गलत आएगा। तो आप लोगों ने इस चीज को इस तरह से लिख के हल करना है। हम यही चीज करके देखते हैं। 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास हो गए, और तीसरा भी हम वेरिएबल ले लेते हैं, VAR फर्ज करें जी ले लेते हैं, जी इक्वल टू हम 3 ले लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करना है, हम कहते हैं ए एक्स का स्केयर लो, एक और ब्रैकेट हमने ले ली यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस वाई प्लस y जो है y आ जाएगा, शाबाश, और डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय c। ये हम लोगों ने दे दिया इसको, हमने कहा इसको हल करके दे दो। तो क्या आना चाहिए, पहले 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 प्लस 5 105 हो गया और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो आंसर इसका आ जाएगा, मेरा ख्याल है डेसिमल पॉइंट्स में आंसर करेगा। नहीं 35 आ गया, ओके ठीक है, 35 मल्टीप्लाई बाय 3 105, ठीक है 35 आंसर आ गया जी। क्या बात समझ आएगी आप लोगों को? यस सर। तो इस तरह से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होती हैं। ये एक प्रॉब्लम दी गई, यानी मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम है, उसको कैसे हल किया कंप्यूटर ने, हमने उसको प्रोग्राम के अंदर लिखा और उसने हमें आंसर कर दिया, उसने कहा 35 है इसका आंसर। क्लियर? अगर हम यही वाली वैल्यूज देते हैं तो यही इनको हल करके दे देगा। कोई मसला हो यहां तक? नो सर। अच्छा, अब इसको मैं चेक कर लेता हूं यहां से, एक्सपोनेंशिएशन के लिए जावास्क्रिप्ट पावर डबल स्टैटिस्टिक आता है, ठीक है, डबल स्टैटिस्टिक सिंबल यूज होती है पावर के लिए। तो अब उसको हम यूज कर लेते हैं, यानी यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय x करने के बजाय हम क्या करेंगे, यानी x की पावर, बल्कि हम x स्क्वायर दिया था ना वहां पे, x स्क्वायर इस तरह से आएगा। हाँ ठीक है, x स्क्वायर इस तरह से आएगा, ठीक हो गया। यानी आप लोगों ने स्क्वायर देना है तो ऐसे देंगे, इसका भी आंसर सेम रहेगा। यानी ये है पावर देने के लिए डबल स्टैटिस्टिक, तो देखें आंसर अनचेंज्ड है, वही है आंसर। क्लियर? इस चीज को देखें। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कैरेट साइन नहीं है इसमें, बल्कि 2 दफा स्टैटिस्टिक्स है, यानी a की पावर 2 आप लोगों ने देनी तो ऐसे देंगे। ये आ गया, प्रॉब्लम हो यहाँ तक? नो? नो प्रॉब्लम?
ठीक है। अच्छा, ये आइडेंटिफाई लेने का उसने तरीका बताया है, यानी वेरिएबल्स के जो हम नाम रखते हैं तो वो बताया हुआ है। तो ये चीज़ें आ गई। उसके बाद कमेंट्स हम लोगों ने कर लिए हैं, और ये चीज़ आ गई जनाब सेमी कॉलन। वो कहता है जी ऑप्शनल होता है, यानी आप दें ये और ये बराबर ही है, आप ना भी दें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। तो लेकिन कब देना पड़ेगा? जब हम लोग सिंगल लाइन में इसी चीज को लिखेंगे, फिर सिंगल लाइन में भी दिया जा सकता है, यानी वेरिएबल 1 इक्वल टू 10, वेरिएबल 2 इक्वल टू 20, तो फिर आपको सेमीकोलन लाजमी देना पड़ेगा। अगर आप लोग लहरा लाइन लिखते हैं तो सेमीकोलन लिखने की जरूरत नहीं भी है, आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये है जी इनेबलिंग जावास्क्रिप्ट इन ब्राउजर्स। बास का तो ये प्रॉब्लम आती है और आपको भी हो सकता है आए, यानी जब आप लोग हल करेंगे इसको तो हो सकता है कि आपका ब्राउजर इस चीज़ को शो ना करे। तो कैसे आप लोग आमतौर पे, चूंकि क्रोम यूज़ किया जाता है, मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ को गाइड कर देता हूँ। आपने जाना है क्रोम की सेटिंग्स में, अगर आउटपुट ना आए तो बास का वो कहता है जी ये उसने कुछ भी नहीं शो नहीं करना, आपको मैसेज दे देगा या ऊपर कोई आपको वो दे देगा, एरर शो कर देगा, कुछ भी नहीं शो करेगा। तो जावास्क्रिप्ट को शो करवाने के लिए आपने सेटिंग्स में जाना है इसके, और इसके एडवांस सेटिंग्स में चले जाएं। ये सेटिंग है गूगल क्रोम की, इसमें आप चले जाएं जनाब एडवांस्ड, ये एडवांस्ड है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में भी जा सकते हैं, वैसे मेरा ख्याल है उसी में होगा, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इसमें आगे नहीं, इसमें नहीं है। प्राइवेट साइट सेटिंग, लोकेशन, कैमरा, पॉपअप एंड मोर, नहीं इसमें नहीं है। एक्सेसिबिलिटी आई थिंक सो, ऊपर से सर्च मैं करवाता हूँ, जावा स्क्रिप्ट जी, ये इसी में है जी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। आप लोगों ने आते ही इसी में आ जाना, एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है, और इसमें दिया हुआ है ये सिक्योरिटी सेफ ब्राउजिंग के लिए सिक्योरिटी दी हुई है, और इसमें भी नहीं है, सिक्योरिटी में नहीं बल्कि साइट सेटिंग। हाँ यस, ये साइट सेटिंग में जाना है। ये थोड़ा सा देख लें, ये चेंज करते रहते हैं। क्या किया जी हमने, ये दोबारा से इस चीज को देखिएगा, यहां से सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स आ गई। सेटिंग्स में आपने आके प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है, यहां पे है साइट सेटिंग्स। ठीक है, यहां पे क्लिक करेंगे। अगर जावास्क्रिप्ट शो ना हो रही हो तो नीचे आप कंटेंट में आएंगे, ये देखिए जावास्क्रिप्ट अलाउड की हुई है, इधर कंटेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट को अलाउड किया हुआ है। अगर मैं अलाउड नहीं करता, ये रिकमेंडेड है अलाउड, आपका ये इस तरह से होगा बटन। तो अब देखिएगा, इसको मैं सेटिंग हमने सेट कर दी है, इसमें इसको ओपन करवा के देखते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है, इसको मैं जावास्क्रिप्ट में सॉरी जो गूगल क्रोम है इसमें ओपन करवाता हूँ। तो गूगल क्रोम में ओपन करो जनाब। क्या चीज उसने शो की है और क्या नहीं शो किया, बताएं सर जो हमने HTML का टैग लिखा था वो उसने शो किया है, जावास्क्रिप्ट का नहीं। HTML का उसने आउटपुट दे दी है, जावास्क्रिप्ट आउटपुट नहीं दी, तो ये इस तरह से आपको शो करेगा। आपने क्या करना है, अगर इस तरह से हो तो आप लोगों ने इसको इनेबल कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से कोई भी किसी भी ब्राउजर का मसला ये हो सकता है। अच्छा, ये बड़ा सिक्योर्ड होता है, यानी सिक्योरिटी पर्पस के लिए अगर आप चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट आपके ना इनेबल हो तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। यानी कुछ अगर आप ऐसा सिक्योर वर्क कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप देखें 35 इसने शो कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ से इनेबल कर दिया था, तो रिजल्ट जो 35 है वो उसने शो कर दिया। तो ये इनेबल कर सकते हैं। हर जो है ना आपका ये ब्राउज़र, उसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं, तो आपने उसकी सेटिंग्स में जाके ये चीज़ें सेट करनी।
इस तरह से, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को इनेबल कर लीजिएगा, फिर वो आउटपुट शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मेरा ख्याल काफ़ी है। तो मैं थोड़ी देर तक बेटे आप लोगों को असाइनमेंट्स सेंड करूँगा, अरिथमेटिक्स से मुतलिक होंगी, अरिथमेटिक से, तो आप लोगों ने वो करनी है। मैं थोड़ा सा मजीद आप लोगों को एक का चीज़ और करवा देता हूँ, करवा दूँ? नो Yes, सर, नहीं सर, नो, रहने दो। यस रहने दे सर। ठीक है, यस सर नो सर। ओके, ये मैं प्रोग्राम आपको सेंड कर रहा हूँ। तो बाकी जो है आप लोग इसको पहले समझे, करें, देखें इसको, ताकि आपको समझ आए, कैलकुलेशंस करवा के देखें। तो यही बेसिकली डायनामिक्स है। यानी क्या हो रहा है कि जनाब हमारे पास 35 तो हमने कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है ना, 35 तो कहीं भी नहीं हमने दिया हुआ, लेकिन 35 उसने शो कर दिया, इसका रिजल्ट उसने शो किया। तो जो स्टैटिक होता है वो जो कुछ हम स्टैटिक में लिखते हैं वही वो शो कर देता है। जैसे 8 - 5 हमने दिया हुआ है, तो वेबसाइट में इसको शो कर रहा है 8 - 5 को, लेकिन 35 तो हमने कहीं भी नहीं दिया हुआ। वो कैसे आ रहा है? वो डायनामिकली आ रहा है, कैलकुलेशन करवा के आ रहा है। ये कैलकुलेशंस हम लोगों ने इसलिए की हैं, कल मैंने जिक्र किया था कि जैसे फूड पांडा की आप लोग आइटम्स ऐड करते जाते हैं, उसकी प्राइस साथ साथ ऐड होके आपको बिल बन के आ जाता है सामने कि ये इतना बिल आपको लगेगा, इतना आपको टैक्स लगेगा। यू फॉलो?